नमस्कार। क्या इस देश में अब ओबीसी की राजनीति इतनी महत्वपूर्ण हो चली है कि क्या इंडिया गठबंधन और क्या एनडीए सब इस बात पर सफाई देते फिर रहे हैं कि अगर हम आए तो ओबीसी के साथ ये करेंगे और हम आए तो ओबीसी को ये दे देंगे। आज का संदर्भ दो वजहों से बना है। एक तरफ देश के तमाम सोशल जस्टिस की क्षेत्रीय पार्टियां लगातार इस देश के एससी एसटी ओबीसी के हक के सवाल उठाती रहीं और वहीं इस सवाल को और मजबूती से उठाने का काम कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने कर दिया। और तब से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर ऐसे दबाव में है कि आज अमित शाह जी ने दो जगह दो तरह से बयान दिए, आज और कल को लेकर के। एक बयान कि अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो वो ओबीसी मुख्यमंत्री देगी। प्रधानमंत्री तो खैर ओबीसी ही हैं, जो खुद भी अपनी जाति बताते हैं। जब अपनी जात बतानी होती है तो कहते हैं कि मैं ओबीसी, मैं ईबीसी, और जब हक मांगने की बारी आती है तो कहते हैं कि नहीं नहीं, कोई जाति नहीं, सब गरीब अमीर। तो एक बयान तो अमित शाह का ये कि अगर तेलंगाना में बीजेपी जीती तो अगला सीएम फेस ओबीसी चेहरा होगा। और दूसरा बयान जो इन प्रदेशों में, जो 5 राज्यों में चल रहा है ना, इन प्रदेशों में ओबीसी को क्या दिया है बीजेपी ने, इसका सिलसिलेवार आंकड़ा गिना दिया देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने। अब मैं आपको नरेंद्र मोदी के भी 2-3 बयानों को याद दिलाने के लिए थोड़ा इतिहास की सैर में ले चलूंगा। इतिहास हम विद्यार्थी पढ़ते पढ़ाते जब रहे तो इतिहास के लिए ये कहते हैं कि अतीत में हम क्या थे, इसे इसलिए पढ़ना और याद रखना समझना जरूरी है ताकि वर्तमान को बेहतर ढंग से समझा जा सके और भविष्य की एक बेहतर रूपरेखा बनाई जा सके। तो सियासत में अतीत की बड़ी भूमिका होती है। हालांकि सियासतदानों का कोई नैतिक चरित्र इस बात का नहीं होता कि कल आपने क्या बयान दिया था आज उससे पलट क्यों रहे हैं, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज जब आती है तो सारी नैतिकता किनारे हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपको इतिहास के पन्ने में ले चल के आज के वीडियो में इस पूरे ओबीसी पॉलिटिक्स और बीजेपी की राजनीति का एक्सपोज करना, उसका विश्लेषण करना और इतिहास से लेकर वर्तमान तक इसकी बात करना, और इसके जरिए मैं ये समझने की कोशिश करूंगा आपके साथ कि क्या अब मंदिर की राजनीति, क्या अब मोदी चेहरे की चमक और क्या लहर कमजोर पड़ती जा रही है, हार सामने दिख रही है। इसलिए अब ओबीसी कार्ड खेला जा रहा है, क्योंकि 24 के चुनाव और लोकसभा विधानसभा चुनावों में जीतने के लिए देश की सबसे बड़ी आबादी को एड्रेस करना जरूरी बन गया। तो इतिहास में जाने के पहले, जैसे कई बार जब चुनाव शिक्षा पर हो, चुनाव रोजगार पर हो, चुनाव महंगाई पर हो, चुनाव बेरोजगारी पर हो, चुनाव आपके रोजमर्रा के विषयों पर हो, तो उस हर चुनाव को लोकतंत्र के चुनाव की तरह देखा जाना चाहिए कि उससे देश मजबूत होता है। वैसे ही चुनाव किसी सांप्रदायिक राजनीति, किसी विद्वेष की राजनीति, किसी विभाजनकारी राजनीति, किसी नफरती राजनीतिक मुद्दे पर हो, इससे तो कई गुना बेहतर है कि चुनाव हक हुकूक हिस्सेदारी के सवाल पर हो। तो सबसे पहले उन सभी सोशल जस्टिस के मानने वाले बुद्धिजीवियों, लेखकों, विचारकों और नेताओं को एक थैंक यू तो बनता है कि जिन्होंने हक हुकूक और हिस्सेदारी के इस सवाल को एक पैन इंडिया सवाल बना दिया है और बीजेपी इस पर घिर चुकी है। मैं बार बार ये बात कहता रहा हूं, 4 पीएम पर भी आप मेरा विश्लेषण विश्लेषण देखते रहे होंगे और अब भी इस पर बात करेंगे। वो मुद्दा है हक हुकूक हिस्सेदारी का। तो ये अच्छा है अगर इस देश के गृह मंत्री को भाषण में, चुनावी भाषण में खड़े होकर अब गिनवाना पड़ रहा है कि हमने ओबीसी प्रधानमंत्री दिया, हमने नेशनल कमीशन पर, आज से, अभी आज 2023 की बात करता हूं फिर आपको ले चलूंगा 2013। हमने, अमित शाह जी आज क्या बोल रहे थे, एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया।
यानी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया। किसने? बीजेपी ने। देश को ओबीसी प्रधानमंत्री दिया। किसने? बीजेपी ने। देश को सबसे ज्यादा ओबीसी मुख्यमंत्री दिया। किसने? बीजेपी ने। देश में सबसे ज्यादा सांसद ओबीसी दिया। किसने? बीजेपी ने। देश में एमएलए और एमएलसी 40% से ज्यादा किसने दिया? बीजेपी ने। ये कौन कह रहा है? देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी कह रहे हैं। ओबीसी दिया। और यही अमित शाह जी तेलंगाना में जाकर बोले हैं कि हम ओबीसी सीएम भी बनाएंगे। अब इससे थोड़ा सा आप फ्लैशबैक में चलते हैं, बहुत दूर नहीं जाएंगे, 13 में आएंगे, लेकिन थोड़ा 93 तक चलें, 90 तक चलें, जब इस देश में मंडल आंदोलन चल रहा था। और इस इतिहास को बार बार याद करना जरूरी है। जब इस देश में मंडल आंदोलन की सियासत शुरू हुई तो मंडल की पूरी लड़ाई ही इस बात की लड़ाई थी कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन कह रही है कि इस देश में 52% आबादी अदर बैकवर्ड कम्युनिटी की है। इस 52% आबादी की नौकरियों में हिस्सेदारी 12% है ग्रुप सी और डी में, और ग्रुप ए तक जाते जाते 3 से 4% ओबीसी ही केवल नौकरियों तक पहुंच पाए, शिक्षा तक पहुंच पाए 10-12%। इस देश में सरकारी संपत्ति, सरकारी जमीन, सरकारी नौकरी, सरकारी शिक्षा के विशाल वृक्ष में से, विशाल खेत में से बहुत 10%, 12%, 14% तक ही ओबीसी को मिला, जिनकी आबादी मंडल कमीशन बता रहा था कि 52% है। तो मंडल कमीशन को जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया, जिनको देश में कहा गया कि जो लाल डायरी लेकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे तो कहा जाता था राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और जब मंडल लागू कर दिया और घोषणा की कि मैंने राजनीति का व्याकरण बदल दिया है, इस देश की आधी से ज्यादा आबादी के नौजवानों के भीतर एक गुस्सा पनप रहा है। वो पूछते हैं कि इस देश में हमारा हिस्सा कहां है, हमारी जगह कहां है, हमारी हिस्सेदारी कहां है, जो आज राहुल गांधी पूछ रहे हैं। 90 में 3 कैबिनेट सेक्रेटरी और 100 रुपए के बजट में से केवल 5 रुपए के बजट का निर्धारण ओबीसी कर रहा है। जिस दिन से राहुल गांधी ने पूछा, जिस दिन से राहुल गांधी ने मीडिया वालों को सामने बिठाकर कहा कि बताओ कितने आप में दलित पिछड़े हैं। अच्छा, ये सवाल आपको बुरा सवाल लगा कि जातिवादी सवाल लगा? जरा एक बार सोचिएगा। जिस दिन राहुल गांधी ने यह सवाल किया, आपको तो लगा होगा, आप अगर न्याय प्रिय होंगे, संविधान प्रिय होंगे, सोशल जस्टिस वाले विचार के समझने वाले होंगे, तो आपको समझ में आएगा नहीं, सवाल तो वाजिब है। जैसे अगर कोई ये सवाल करे कि महिलाएं देश चलाने में कहां है, तो ये सवाल वाजिब है। महिलाओं को देश चलाने में बराबर की जगह देनी है तो आरक्षण देना पड़ेगा, क्योंकि पुरुष वर्चस्व में महिलाओं का बिना आरक्षण के अपनी आबादी के मुताबिक हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही। तो ये सवाल आपको बुरा नहीं लगता? और जैसे क्योंकि विभाजन महिला के नाम पर हुआ तो महिला के नाम पर आरक्षण देना होगा। तो जिन जातियों को शिक्षा, रोजगार, अवसर जाति के नाम पर छीने गए, उनको जाति के नाम पर ही तो आगे अवसर देंगे। और यही मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन में भी था, मंडल कमीशन के एक्सप्लेनेशन में था। इसीलिए इंदिरा साहनी जजमेंट में मंडल कमीशन टिक गया और उसके नाम पर रिजर्वेशन मिल गया। और उस रिजर्वेशन को बीपी सिंह ने जब लागू कर दिया तो राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है कहने वाले लोगों ने राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है नारे लगाए और वीपी सिंह विलन बना दिए गए। इस देश में ये एक किस्म का विमर्श चलता है। अब आइए वो लंबे इतिहास में न जाकर के सीधे पूछते हैं कि बीजेपी उस समय कहां खड़ी थी। बीजेपी क्या ओबीसी को हक दिलाने वाली इस पूरी लड़ाई में बीजेपी कहां खड़ी थी? गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जवाब दें कि क्या मंडल के विरोध में सरकार से समर्थन वापस लिया गया बीजेपी के द्वारा या नहीं लिया गया? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या मंडल के विरोध में कमंडल नहीं आया? क्योंकि उसके पहले पालमपुर अधिवेशन में तो बीजेपी ये कह चुकी थी कि राम मंदिर आंदोलन हमारे नेतृत्व में नहीं चलेगा, समर्थन जरूर रहेगा, इसे विश्व हिंदू परिषद चलाए। और रथ यात्रा लेके कौन निकल गया? किसने कहा रामलला हम आएंगे मंदिर में? बनाया मंदिर, बन गया मंदिर। लेकिन कमंडल ने मंडल के विरोध में पूरी पॉलिटिक्स क्यों की? इसका जवाब क्या अमित शाह देंगे
क्या ओबीसी को हक देने के इस सवाल पर बीजेपी उस समय समर्थन में थी या नहीं थी? इसका जवाब अमित शाह को इस देश को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सवाल नंबर 2, कल्याण सिंह हिंदुत्व के बड़े चेहरे बना दिए गए, मुख्यमंत्री थे, सदन में सुप्रीम कोर्ट के सामने एफिडेविट दी थी, सब कुछ हुआ, फिर भी उन्होंने उस पूरे प्रकरण में आंदोलन के समय हिंदुत्व का पक्ष लिया। बीजेपी ने कल्याण सिंह के साथ गैर बराबरी पद से निकाला, पार्टी से निकाला। क्यों? लोधी समुदाय से आने वाले, ओबीसी कम्युनिटी से आने वाले कल्याण सिंह के साथ बीजेपी ने यह रवैया क्यों किया? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, उसी मंदिर आंदोलन, कमंडल आंदोलन के बड़े चेहरे के रूप में उमा भारती जो ओबीसी चेहरा थी, अब अमित शाह और मोदी जी जवाब दें इस देश के ओबीसी को। उमा भारती जी जो मंदिर आंदोलन की एक बड़ी चेहरा थी, वो भी ओबीसी कम्युनिटी से आती थी, वह भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थी जैसे कल्याण सिंह यहां के थे। उनका क्या हुआ? इस पर चौथा सवाल, जब 2006 में अर्जुन सिंह की सरकार मंडल पार्ट 2 लागू कर रही थी, तो अमित शाह जी आपकी पार्टी कहां खड़ी थी? इसका जवाब दीजिए। और आगे बढ़िए अमित शाह जी, 2006 आ गया ना, अब 2013, जब इस देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देशवासियों को यह कहा कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं और ये लोग ओबीसी का अपमान कर रहे हैं। अखिलेश यादव 2017 में जब सीएम पद से हटते हैं, उनकी पार्टी चुनाव हारती है, बीजेपी चुनाव जीतती है, तो जिस मुख्यमंत्री आवास में मायावती जी मुख्यमंत्री रही हों, रहती रही हों, जिस मुख्यमंत्री आवास में अखिलेश यादव जी रहते रहे हों, जब योगी आदित्यनाथ जी अपने आने के पहले गंगा जल से उसको धुलवाते हैं और पवित्र करके एक ओबीसी का अपमान करते हैं, तो बताइए अमित शाह जी और बताइए नरेंद्र मोदी जी, आप लोगों ने इस पर कोई टिप्पणी आज तक की? क्या ये ओबीसी का अपमान था का नहीं था? क्योंकि राहुल गांधी जब ये सवाल पूछ देते हैं कि ये जो पैसा लेके जो भाग गए नीरव मोदी, ललित मोदी, इनका मोदी जी से क्या रिश्ता है, तो इसी बीजेपी ने पैन इंडिया कैंपेन चलाया कि मोदी मोदी सरनेम करके। अभी छत्तीसगढ़ में जाकर के प्रधानमंत्री का बयान आया, छत्तीसगढ़ में अभी इसी चुनाव में साहू समाज के लोग, क्योंकि घाची समुदाय जो तेली समुदाय में आता है, जो ओबीसी समुदाय में शामिल कराया, खुद अपने मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के घाची को ओबीसी में शामिल कराया, सेल्फ मेड ओबीसी इसीलिए हम उन्हें कहते हैं। उसका अपमान, साहू समाज का अपमान, तेली घाची समाज का अपमान किसने किया? राहुल गांधी ने किया। कैसे किया? क्योंकि उन्होंने विदेश पैसा लेकर के भाग गए मोदी सरनेम वाले लोगों को नरेंद्र मोदी से जोड़ करके सवाल पूछ लिया कि मोदी जी आपने चौकीदारी क्यों नहीं की, उनको भागने क्यों दिया? तो इसी बीजेपी ने पैन इंडिया कैंपेन चलाई कि राहुल गांधी ओबीसी विरोधी है। और हंसी तो अब आपको आएगी कि उन विदेश पैसा लेकर भाग गए लोगों में से कोई ओबीसी नहीं था। यानी जिस घाची समुदाय से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, उस जाति से इन लोगों का रिश्ता ही नहीं था जो पैसा लेके विदेश भाग गए। फिर भी पूरे देश में राहुल गांधी को बदनाम किया गया कि ये ओबीसी समुदाय के अपमान करने वाली बीजेपी, कांग्रेस। और आज भी जब अमित शाह जी ने बयान दिया तो कहा कि कांग्रेस पार्टी काका कालेलकर कमीशन लागू नहीं किया, ये कांग्रेस पार्टी मंडल कमीशन लागू नहीं किया, ये कांग्रेस पार्टी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया, ये कांग्रेस पार्टी ओबीसी का कोई हक नहीं दिया। तो आपने दिया, तो जितना दिया उसका तो आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को आपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, इसमें कोई दो राय नहीं, ये तो जुमला नहीं है, ये तो सच है। अब जरा मेरे एक सवाल का जवाब और दीजिए अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, यही नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के ऊपर कमीशन जांच करता है और अपनी रिपोर्ट देता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 6800 वैकेंसीज यानी कुल 20,000 का घाटा हुआ। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की बजाय
4.81% रिजर्वेशन दिया गया। ये घोटाला है, ओबीसी को उसका हक मिलना चाहिए। 6800 शिक्षक जो उसके लिए भर्ती करने थे, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने मान भी लिया था कि हाँ हमसे गलती हुई, हम चुनाव के वक्त घोषणा किया उन्होंने कि हम इसमें वैकेंसी देंगे। 1 साल से ज्यादा हो गया, 5 साल तो आंदोलन करते हो गया और 1 साल हो गया, आप चुनाव जीत गए। 6800 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिला जो दलित और पिछड़े समुदाय से आते हैं? बताइए अमित शाह जी, यह नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास के स्टेटस जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके रिकमेंडेशन का यह हश्र है। उसके रिकमेंडेशन को योगी आदित्यनाथ नहीं मानते। बताइए ओबीसी को शिक्षक बनने का हक क्यों नहीं दे रहे आप? दलित को शिक्षक बनने का हक क्यों नहीं दे रहे? और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए। 2010 में बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 2 की सरकार चल रही थी, संसद में बहस होती है, यूनानिमस डिसीजन होता है कि कास्ट सेंसस 2011 में कराई जाएगी। मरहूम गोपीनाथ मुंडे जी, हुकुमदेव नारायण यादव जी, इन इंटायर बीजेपी सपोर्टिंग कास्ट सेंसस इन 2011 में पूरी की पूरी बीजेपी जाति जनगणना करने के समर्थन में थी। क्यों थी? तो 2021 वाली जनगणना में जाति जनगणना कराने के विरोध में क्यों खड़े हैं? अगर ओबीसी का इतना बड़ा हित आपने किया तो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन कहती है कि 50% की अपर लिमिट है, इसलिए 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दे रहे हैं। मगर इन्हें अगर आपको मुख्यधारा में शामिल करना है, देश में हिस्सेदार बनाना है, इनको इनके हिस्से का हक देना है, तो 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन देना चाहिए। तो बताइए, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू होने के बाद अपर लिमिट तो खत्म हो गई, तो ये 27% को बढ़ा के 52% आप कब कर रहे हैं अमित शाह जी? बताइए नरेंद्र मोदी जी। आप चुनाव जब आता है तो आपको ओबीसी याद आने लगा, क्योंकि राहुल गांधी को ओबीसी याद आने लगा, क्योंकि अखिलेश यादव को ओबीसी की राजनीति करते आप देख रहे हैं, क्योंकि बिहार ने सामाजिक न्याय की एक ऐसी लकीर खींच दी जिस पर आप गिर गए और आपकी पार्टी वहां समर्थन कर रही। तो बताइए, आप 52% रिजर्वेशन ओबीसी को कब दे रहे हैं अमित शाह जी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, उससे महत्वपूर्ण सवाल, कि जब 2010 में आप कास्ट सेंसस के फेवर में थे, तो 2021 में जब सेंसस होना था, चलिए कोविड था नहीं हुआ, 22 बीत गया, 23 बीत गया, 23 बीत गया लगभग लगभग, आज तक जब जाति जनगणना की मांग होती है तो ओबीसी प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं कि जाति के नाम पर लोगों को बांटना चाह रहे हैं? ये ओबीसी का अपमान है कि नहीं? ये ओबीसी के मुद्दे पर उसका अपमान करना है कि नहीं? क्योंकि ओबीसी आज इस देश में जानना चाहता है कि हमारी आबादी कितनी, हमारी आर्थिक स्थिति कितनी, हमारे पास शिक्षा कितनी, हमारे पास रोजगार कितना, हमारे पास जमीन कितनी, हमारे पास संपत्ति कितनी, हम जानना चाहते हैं। क्या ओबीसी को इस बात का जवाब अमित शाह और नरेंद्र मोदी देंगे कि वो जाति जनगणना के विरोध में क्यों खड़े हैं और क्यों जाति जनगणना नहीं करा रहे? क्यों 52% रिजर्वेशन क्यों नहीं उनको पूरा दे रहे? क्यों उनका अब मुख्यमंत्री गिना रहे हैं, आप विधायक गिना रहे हैं, आप सांसद गिना रहे हैं, आप जो है एमएलए और एमएलसी गिना दे रहे हैं, आप प्रोफेसर क्यों नहीं गिना रहे? आप डॉक्टर क्यों नहीं गिना रहे? आप इंजीनियर क्यों नहीं गिना रहे? आप वकील क्यों नहीं गिना रहे? आप जो है मीडिया में कितने ओबीसी हैं ये क्यों नहीं गिना रहे? आप जमीन का मालिकाना हक ओबीसी के पास है ये क्यों कितना है ये क्यों नहीं बता रहे? ओबीसी का असली मुद्दा कहीं और है और ओबीसी को आप केवल, अरे भाई ओबीसी तो स्वामी केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, नाराज है योगी आदित्यनाथ से। ओबीसी तो ओम प्रकाश राजभर भी हैं, ओबीसी तो दारा सिंह चौहान भी हैं। मंत्री बनने के लिए सब छोड़ करके पूरे समाज की थू थू हो रही है। उनको कितना अपमानित करना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको मंत्री नहीं बना रहे। बताइए अमित शाह जी, अमित शाह जी, ओबीसी हैं कि नहीं ओम प्रकाश राजभर? ओबीसी हैं कि नहीं दारा सिंह चौहान? ओबीसी हैं कि नहीं केशव प्रसाद मौर्य? क्यों इनका अपमान उत्तर प्रदेश में हो रहा है? क्या इस बात का जवाब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उत्तर प्रदेश और देश को देना चाहेंगे कि केवल वोट लेने के लिए इनकी जातियों के नेताओं को सिंबल की तरह, रबर स्टाम्प की तरह आगे रख दिया जाए और जो उस समाज का मुद्दा है उसको पीछे रख दिया जाए? मैं बधाई देना चाहता हूं राहुल गांधी को जो उस समाज के मुद्दे को उठा रहे। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय केवल ओबीसी अधिकारी लेते हैं। तो ये 95 रुपए का निर्णय कौन लेता है? ये है ओबीसी का सवाल।
जाति जनगणना हो के पता चले कि शिक्षा कितना, रोजगार कितना, नौकरी में कितने ओबीसी आए, कितना जमीन उनके पास है, कितनी संपत्ति उनके पास है। इसलिए जाति जनगणना का समर्थन बिहार ने किया, यूपी के समाजवादी पार्टी कर रही है, बहुजन समाज पार्टी कर रही है, इंडिया गठबंधन कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है। बताइए अमित शाह जी, इस पर आप बयान क्यों नहीं देते? बताइए इन सारे मुद्दों पर, जो ओबीसी के ओरिजिनल मुद्दे हैं उस पर आप बात नहीं करते, आप केवल मुखौटों को दिखाते हैं। देखो हमने इतने मुखौटों को मुख्यमंत्री बना दिया, इतने मुखौटों को। अरे भाई वो सारे जो लोग बनाए हैं, उत्तर प्रदेश के ही 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले वाले रोज अनुप्रिया पटेल के घर जा रहे हैं, आशीष पटेल के घर जा रहे हैं, संजय निषाद के घर जा रहे हैं, और जो है स्वामी केशव प्रसाद मौर्य के घर जा रहे हैं कि भैया आपके मुख्यमंत्री ने कहा था 6800 ओबीसी और दलित को शिक्षक भर्ती हम करा देंगे, वो नहीं करा रहे और उनको लाठी मारी जा रही है। ये है असली चेहरा और ये है असल हकीकत। हार जब सामने आती है तो आप भी जातिवाद करते हैं, और जब आपको हक देना होता है तो आप कहते हैं गरीब ही केवल एक जाति है और कोई जाति नहीं। जो हक मांग रहा है उसको कहते हैं ये जातिवादी है, ये जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना चाह रहे हैं। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ओबीसी के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में बुरी तरह घिर गए हैं, और अब उन्हें उनका हक हुकूक हिस्सा देना पड़ेगा, वरना ये ओबीसी का मुद्दा बीजेपी की लुटिया डुबोने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि आपने उनके नाम पर उनका वोट लिया और उनको कोई हक नहीं दिया। आपका क्या मानना है इस पूरे विश्लेषण पर? नीचे कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 पीएम, फिर मिलेंगे किसी और विषय पर विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।